उत्तरी बॉर्डर पर लेबनान में गाजा की तरह ऑपरेशन चलाएगी इजरायली डिफेंस फोर्स। इजरायली फोर्स के आर्मी चीफ का जो बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि अब जमीन से हमले की तैयारी है। इजरायल का ये कदम खुले तौर पर जंग का ऐलान ही समझा जाएगा, क्योंकि इजरायल अब वही कर रहा है जो उसने साउथ बॉर्डर पर किया। हमास के खिलाफ उसने गाजा में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इसी तरह अब लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खत्म करने का प्लान है। ये बात खुद इजरायली सेना के टॉप अफसर की तरफ से कही गई है। हमें सिक्योरिटी सिचुएशन के हिसाब से रणनीति बदलनी होगी। हमें आगे के लिए हर तरह की सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। इस बीच हिजबुल्लाह पर लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है। आज भी हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों का जवाब ताबड़तोड़ हवाई हमलों से दिया गया। लेकिन इजरायल के लिए ग्राउंड ऑपरेशन चलाना आसान नहीं होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास भी बड़ी संख्या में हथियार हैं। एक अनुमान के मुताबिक 1,30,000 रॉकेट और मिसाइलें हैं। टैंक की यूनिट्स के अलावा हिजबुल्लाह के पास 20,000 एक्टिव सैनिक और 20,000 रिजर्व सैनिक हैं। हिजबुल्लाह दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा सैन्य संगठन है जिसका सीधे तौर पर किसी देश से कोई सरोकार नहीं। हालांकि इसके लड़ाकों को सीरिया युद्ध का भी एक्सपीरियंस है। इजरायल के खिलाफ अब इराक की जमीन से भी हमले शुरू हो गए हैं। इराक के ड्रोन ने साउथ इजरायल के पोर्ट को अपना निशाना बनाया। जिस वक्त इजरायल लेबनान के खिलाफ हवाई हमले कर रहा था, तब इराक की जमीन से 2 सुसाइड ड्रोन इस तरह दागे गए। कहा गया कि इराकी रेजिस्टेंस यानी हिजबुल्लाह और ईरान के समर्थक गुट ने इजरायल के इलाट पोर्ट को निशाना बनाया। एक ड्रोन पोर्ट पर गिरा, जबकि दूसरा एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट कर लिया। इजरायल के मुताबिक एक ड्रोन को सार 5 क्लास मिसाइल कॉर्वेट ने मार गिराया, लेकिन दूसरा वाला क्रैश हो गया। इन हमलों का मतलब है कि इजरायल को अब हर तरफ से हमले का सामना करना पड़ रहा है। लेबनान के अलावा गाजा में हमास और अब सीरिया और इराक से भी इजरायल पर हमले तेज हो चुके हैं, लेकिन इजरायल भी जवाब दे रहा है। जानकारी के मुताबिक इजरायल ने सीरिया पर हवाई हमला किया, जिसमें कम से कम 23 लोग मारे गए। ये हमला बेरूत से 75 किलोमीटर दूर योनिन इलाके में किया गया। इजरायल ने ये पहले से ही क्लियर कर दिया है कि अगर वो युद्ध खत्म करेगा तो अपनी शर्तों पर करेगा, वरना लेबनान और सीरिया पर बारूदी हमले लगातार होते रहेंगे। वॉर जोन के बीच एक वक्त ऐसा भी आया जब इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर की अटकलें काफी तेज हो गई। हालांकि इजरायल ने इस खबर को सिरे से खारिज कर दिया, और इसका सबूत ये तस्वीरें हैं। शाम होते होते इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले और तेज कर दिए। दावा किया कि उसके दर्जन भर से ज्यादा स्ट्रक्चर्स को तबाह कर दिया है। हिजबुल्लाह ने भी नॉर्थ इजरायल की तरफ नए सिरे से मिसाइल और रॉकेट हमलों को अंजाम दिया। 45 से ज्यादा रॉकेट दागे। इसके बाद इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से ग्राउंड अटैक की तैयारियों के वीडियो जारी किए गए। दरअसल अमेरिका और फ्रांस चाहते हैं कि इजरायल और लेबनान के बीच जल्द से जल्द जंग खत्म हो जाए। इसे लेकर इजरायल को समझौते का ऑफर दिया गया। हमने इजराइल और लेबनान के बीच 21 दिन के सीजफायर को लेकर बयान दिया है। हमें यूरोप और अरब मुल्कों का सपोर्ट मिला है। ये जरूरी है कि जंग का दायरा न बढ़े। कूटनीतिक समाधान से जंग रोकी जा सकती है। हमने अपने अमेरिकी सहयोगियों के साथ मिलकर 21 दिन के अस्थायी युद्ध विराम की पेशकश की है, लेकिन नेतन्याहू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इजरायली पीएम ऑफिस ने कहा कि सीजफायर की खबर सही नहीं है। पीएम ने तो इस प्रपोजल पर गौर तक नहीं किया। नेतन्याहू ने कहा कि जब तक गाजा और लेबनान में मिलिट्री गोल्स नहीं पूरे होते, तब तक पूरी ताकत से लड़ेंगे। सीजफायर के प्रपोजल पर हिजबुल्लाह का रिएक्शन भी सामने आया है। हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया कि जब तक गाजा में इजरायल पीछे नहीं हटेगा, तब तक किसी भी तरीके का कोई एग्रीमेंट साइन नहीं होगा। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। फिलिस्तीन ने दावा किया है कि अब तक 41,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हर रोज गाजा के अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आती रही। इजरायल बार बार कहता है कि वो राफा और यूनुस खान इलाके में ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है। इसके अलावा हवाई हमलों में हमास के टेरर नेटवर्क को खत्म करने का दावा करता है। लेकिन गाजा से जो तस्वीरें सामने आती हैं, उनमें अफरा तफरी, बदहवासी और कफन में लिपटी लाशों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। 20 लाख की आबादी वाले गाजा में फिर हमला हुआ है। कहा गया 2 दिन में दर्जन भर से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन पिछले साल अक्टूबर के बाद से रोज गाजा शमशान बनता चला गया। फिलिस्तीन का दावा है कि अब तक 41,467 लोग मारे जा चुके हैं। 95,000 से ज्यादा घायल हैं, लेकिन जिन पर जंग रोकने की जिम्मेदारी है, वो सिर्फ निंदा कर रहे हैं। हम सबको मिलकर एक साथ एक आवाज में इस विनाश को रोकना होगा। युद्ध को किसी भी तरह होने से रोकना होगा। गाजा में जारी बारूदी जंग के बीच वर्ल्ड बैंक की एक नई रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक गाजा में गरीबी दर 100% पहुंच गई है।
जंग के हालात के बीच लेबनान से बहुत बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। भारत ने भी अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने के लिए कहा है। ये तस्वीरें लेबनान सीरिया बॉर्डर की हैं, जहां जंग की दहशत के बीच लेबनान से हजारों परिवार इकट्ठा हो गए। लेकिन जिस सीरिया का रुख कर रहे हैं वो खुद सिविल वॉर की चपेट में है। इसके बावजूद बच्चों और सामान को लेकर किसी भी तरह सीरिया पहुंच रहे हैं। यूएन अधिकारियों के मुताबिक हजारों लोग पहले ही सीरिया में दाखिल हो चुके हैं, जबकि कई अब भी एंट्री का इंतजार कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर भारत ने अपने नागरिकों को एक बार फिर लेबनान छोड़ने की सलाह दी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि लेबनान की यात्रा ना करें और जो मौजूद हैं वो तुरंत ये मुल्क छोड़ दें। बेरूत में भारतीय दूतावास ने नागरिकों की मदद के लिए ईमेल आईडी और इमरजेंसी फोन नंबर भी जारी किया है। इससे कांटेक्ट किया जा सकता है। इससे पहले रूस, चाइना समेत कई मुल्कों ने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने के लिए कह दिया है और साथ ही ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों के लिए ऑपरेशन चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। रूस यूक्रेन जंग के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने न्यूक्लियर हमले की धमकी दे दी है और इस धमकी ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। क्या यूक्रेन में हिरोशिमा और नागासाकी जैसा बम गिराने की तैयारी रूस कर चुका है? क्या पुतिन न्यूक्लियर बटन किसी भी वक्त दबा देगा? ये आशंका इसलिए क्योंकि पुतिन ने खुद सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में ये बयान दिया। पुतिन ने कहा कि अगर हमारे देश पर मिसाइलें गिरी तो फिर एटमी ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। अगर हमारे ऊपर हवाई हमले होते हैं या फिर बॉर्डर के अंदर क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स, हाइपरसोनिक या दूसरा विमान आता है तो हम न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाल के दिनों में यूक्रेन को पश्चिमी देशों ने ढेर सारी क्रूज मिसाइल दी है जो रूस के अंदर लंबी दूरी तक हमला कर सकती है। और इसी बीच अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से छूट मिली है कि यूक्रेन रूस के अंदर स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल कर हमला कर सकता है। इसके बाद से रूस तिलमिला गया है। अगर दुश्मन हमारे खिलाफ पारंपरिक हथियार का भी इस्तेमाल करता है जिससे हमारी संप्रभुता को खतरा हो, तो भी हम न्यूक्लियर हथियार चलाने का अधिकार रखते हैं। रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकत है। उसके पास 6000 से भी ज्यादा परमाणु हथियार है और रूस को देखते हुए ही अमेरिका ने कुछ दिनों पहले अपनी हथियार नीति में बदलाव किया था। पुतिन की न्यूक्लियर धमकी पर अमेरिका का डायरेक्ट रिएक्शन तो नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल मिलने का रास्ता करीब करीब साफ हो गया। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन को वार जोन में लंबी दूरी के जॉइंट स्टैंड ऑफ वेपन क्रूज बम मिलेंगे। बताया जा रहा है कि इन क्रूज बम का रेंज 150 किलोमीटर तक है और ये 500 किलोग्राम वजनी हो सकते हैं। अब खबर ये भी है कि अमेरिका इस बार यूक्रेन को $8 अरब की सैन्य मदद भी दे रहा है। वहीं इस बात पर भी चिंता जता रहा है कि चीन में कथित तौर पर रूस के लिए नई ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट खुल चुकी है। इन सारी बातों पर डोनाल्ड ट्रंप ने रिएक्ट किया है। कहा यूक्रेन रूस के सामने टिक नहीं पाएगा, डील कर लेनी चाहिए थी। उन्हें रूस के साथ डील कर लेनी चाहिए थी। उनके साथ कोई भी डील अच्छी होती। अगर यूक्रेन थोड़ी सी जमीन पर समझौता कर लेता तो हजारों लोग जिंदा होते और हजारों बिल्डिंग अब भी पहले की तरह खड़ी होती। पुतिन को अंदाजा लग गया था कि बाइडेन और ज़ेलेंस्की लंबी दूरी के हथियार पर डील फाइनल कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने एटम बम वाला कार्ड खेला। हालांकि बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को ये भरोसा दिया है कि 50 देश रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन की सैन्य तौर पर मदद करते रहेंगे। यूक्रेन को नाटो की मदद के बीच रूस की मिसाइल और ड्रोन वाला अटैक जारी है। रूस का दावा एक दिन में 2000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसे अब डोनेट्स के इलाके में भारी बढ़त हासिल हो चुकी है। रूस की तरफ से ड्रोन अटैक के साथ मिसाइल, आर्टिलरी और अटैक हेलीकॉप्टर से हमले की तस्वीरें लगातार जारी हो रही हैं। रूस ने कहा कि कुर्स्क में 240 सैनिक मारे गए, तो वहीं पूरे बारूदी जोन में यूक्रेन को अपने हजारों सैनिक खोने पड़े। यूक्रेन आर्मी ने भी कहा कि उसने रूस के मिसाइल अटैक को नाकाम कर दिया, कई ड्रोन न्यूट्रलाइज कर दिए, लेकिन डोनेट्स के क्रामाटॉर्स्क इलाके में पुतिन की मिसाइलों को नहीं रोक पाए। यूक्रेन के मुताबिक रूस की रिहायशी इलाकों को टारगेट करते हुए मिसाइलें दागी, जिसमें लोगों को जान माल का नुकसान हुआ। यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया में भी रूसी अटैक के बाद कई लोगों की जान चली गई। इन सबसे अलग ताइवान और चीन के बीच घमासान बढ़ गया है। ताइवान के मुताबिक चीन ने एक बार फिर उसके इलाके में घुसपैठ की और अपने फाइटर जेट्स को भेजा। बांग्लादेश में अब दुर्गा पूजा को लेकर हिंसा का माहौल बन गया है। पूजा समितियों को दुर्गा पंडाल लगाने के खिलाफ धमकी मिली, कट्टरपंथियों ने मार्च निकाला।
ये तस्वीरें बताती हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को इस वक्त कितना कुछ सहना पड़ रहा है। वीडियो में लोगों की एक भीड़ जो कथित तौर पर बंगाली में नारा लगा रहे हैं कि दुर्गा पूजा नहीं होने देंगे। कहा जा रहा है कि ढाका में दुर्गा पूजा के खिलाफ ये रैली निकाली गई। इस तरह की बातें भी सामने आई हैं कि दुर्गा पंडाल समितियों को गुमनाम खत भेजे जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक उन्हें धमकी दी गई है कि बिना 5 लाख टका दिए उन्हें दुर्गा पूजा नहीं मनाने दी जाएगी। ये भी कहा गया है कि जहां नमाज पढ़ते हैं वहां पूजा की जमीन अपवित्र हो जाएगी। लेटर के मुताबिक अगर शर्त नहीं मानी गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। कुछ समितियों ने हिंसा के डर से कार्यक्रम रद्द कर दिया है, जबकि कुछ पुलिस के पास गए हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट से ही बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। भारत की कड़ी आपत्तियों के बावजूद यूनुस सरकार खामोश है। मलेशिया से एक बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर सुरक्षा कारणों की वजह से एक बहुत बड़े स्टेडियम को ध्वस्त कर दिया गया। डिमोलिशन की नई तस्वीरें अब सामने आई। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर यह वीडियो सुपर वायरल है। एक झटके में मलेशिया का यह स्टेडियम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, मिट्टी में मिल गया। क्या स्टेडियम की सीट्स और क्या अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ पलक झपकते ही खत्म होता दिखाई दिया। मलेशिया का यह सबसे बड़ा शाह आलम स्टेडियम था। इसमें 80,000 से ज्यादा लोग एक बार में बैठ सकते थे। 14 सितंबर को इसका ऊपरी हिस्सा ढहाया गया था, लेकिन तस्वीरें अब ट्रेंड हो रही हैं। ये वही स्टेडियम है जिसमें आर्सेनल, चेल्सी और टोटेनहम जैसी प्रीमियर लीग की टीमें फुटबॉल मैच खेल चुकी हैं। यह स्टेडियम मलेशियन फुटबॉल टीम सेलेनगोर का होम ग्राउंड था और यहाँ पर फुटबॉल के अलावा कई लाइव शोज और इंटरनेशनल रॉक कंसर्ट्स भी हुए। 1994 में इस स्टेडियम को बनाया गया था, लेकिन 2020 में पता चला कि इसका स्ट्रक्चर अब लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए ढहाने की तैयारी की गई। अथॉरिटीज का कहना है कि ध्वस्त हुए स्टेडियम की जगह पर एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन इस स्टेडियम में कुल 35 से 40,000 लोग ही बैठ सकेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।